फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर केमिस्ट्री वीडियो। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कंप्लीट सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे एंड इसके अंदर हम एमसीक्यूज को देखेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, हम सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज से स्टार्ट लेते हैं। सो फर्स्ट वन एमसीक्यूज इज when molten copper and molten zinc are mixed together, they give rise to a new substance are called brass. Predict what type of bond is formed between copper and zinc. अच्छा, जब हम किसी भी मेटल को किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, आइदर वो मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है, तो उसके रिजल्ट में जो सब्सटेंस बनता है वो अलॉय होता है, उसको हम अलॉय कहते हैं। तो वो मेटल भी हो सकता है एंड वो नॉन मेटल भी हो सकता है। तो अब मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक के कॉम्बिनेशन से जो सब्सटेंस बना वो बना ब्रास एंड ब्रास एक अलॉय है। तो हमें प्रिडिक्ट करना है कि मोल्टन कॉपर एंड जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड है। सो कॉपर भी एक मेटल है एंड जिंक भी एक मेटल है। तो देखा जाए तो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ब्रास एक अलॉय है, अलॉय ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स से मिलकर बनने वाला एक अलॉय है ब्रास। सो इन अलॉय पॉजिटिव मेटल आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय सी of delocalized electron and as a result metallic bond is formed. अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर की शिफ्टिंग होती है। आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। एंड कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है कि शेयरिंग होती है। तो कॉपर और जिंक के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो है मेटालिक बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, विच एलिमेंट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट एंड आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट एंड आयनिक। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ये तीनों बॉन्ड बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड आयनिक तीनों बॉन्ड बना सकता है। अब बना क्यों सकता है इसको देखते हैं। सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के दरमियान, जिसके रिजल्ट में बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है और डोनेट भी करता है लोन पेयर इन कोऑर्डिनेट सिचुएशन। एंड ये कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड बनाता है in some silicon oxide where highly electropositive metals, and it show all three bonding modes across its chemistry. देखिए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, why is water a liquid while hydrogen sulfide is a gas at room temperature? अच्छा, रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड क्यों होता है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गैस में क्यों होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बिकॉज वाटर इज अ पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। अच्छा, वाटर के केस में क्या होता है, वाटर हाईली पोलर होता है। तो ये क्या करता है, इसमें हाइड्रोजन होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। दैट्स वाई ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इसी के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये लेस पोलर होती है एंड इसके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी वाटर के केस में होती हैं। तो दैट्स वाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वाटर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट? सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा। तो कार्बन से कार्बन का बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये यानी कि रॉन्ग आंसर है। कार्बन से कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लोरीन से क्लोरीन भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके बाद ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये भी वीक होता है, लेकिन उतना वीक नहीं होता जितना फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड वीक होता है। सो फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा छोटा एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा छोटा आइटम है। ये क्या कहता है, इसके अंदर लोन पेयर रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड वीक हो जाता है और बहुत वीक सिंगल बॉन्ड बनता है। कंपैरिजन में जो दूसरे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है फ्लोरीन टू फ्लोरीन। सो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हिच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज अ लुब्रिकेंट? कार्बन की कौन सी फॉर्म लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होती है। तो कोयल एंड चारकोल, ये तो जो फॉर्म है ये अमार्फस होती हैं और ये गुड लुब्रिकेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है डायमंड,
तो डायमंड हार्ड होता है, स्लिपरी नहीं होता, तो ये भी एक लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ नहीं होता। तो लास्ट में ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज़ करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड शीट दैट स्लाइड ओवर ईच अदर इजीली एंड ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, सो ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज़ अ गुड लुब्रिकेंट। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Keeping in view that intermolecular forces of attraction indicate which compound has highest boiling point. इन सब में से किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है? सो करेक्ट आंसर इज वाटर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वाटर के केस में क्या होता है, एक्सटेंसिव 3D हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके रिजल्ट में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है एंड वाटर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, रुबीडियम का। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप ग्रुप 1 के अंदर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सो मेटल पॉइंट फॉल यानी मेल्टिंग पॉइंट्स जितने भी हैं ये कम होते जाते हैं। सो रुबीडियम का सबसे ज़्यादा कम लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच आयनिक कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें से किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज करेक्ट आंसर। सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये टेबल सॉल्ट होता है, तो जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं इजीली मेल्ट हो जाता है। तो हाईएस्ट इफेक्टिव लैटिस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हेयर, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लैटिस स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, लिथियम क्लोराइड के केस में क्या होता है कि कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है जिसके रिजल्ट में मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है सोडियम क्लोराइड से। एंड लार्जर कैटाइंस को देखें अगर, यानी कि सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम को अगर हम देखें, तो इनकी भी लैटिस स्ट्रेंथ लैटिस एनर्जीज कम होती हैं सोडियम से, दैट्स वाई सोडियम की सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है। दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, व्हिच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, जो आयनिक बॉन्ड भी बनाता है सेम टाइम पे? तो सबसे पहले आ जाते हैं, फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आयनिक होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद आ जाता है BCl3। अच्छा, ये क्या है, ये कोवलेंट करैक्टर है, तो ये भी नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है बी। इसके अंदर क्या होता है, NH4Cl। अब NH4Cl के केस में क्या होता है, NH4 पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है। NH4 में के केस में क्या है कि ये पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। तो NH4 एंड Cl दोनों आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड दोनों बना रहे हैं। सो NH4 के अंदर जो है इन इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है, यानी कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट है एंड NH4 पॉजिटिव से एंड Cl के दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही है वो नेगेटिव है। सो NH4 Cl के केस में कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड दोनों सेम टाइम पर बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है? सो सबसे पहले इथेन और मीथेन को देखें तो इन दोनों में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद एसिटाइलिन के केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एंड इथाइलिन के केस में डबल बॉन्ड होता है, सो इथाइलिन इज करेक्ट आंसर। करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। अब वो कौन से एलिमेंट्स है जो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं एंड वो कौन से एलिमेंट्स है जो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं। ऐसा जिन एलिमेंट्स के पास आउटर शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट्स अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें कोई मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, तो वो या अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं या कम्प्लीटली किसी के साथ बॉन्ड बनाकर शेयरिंग कर लेते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के आउटर शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है तो सोडियम के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देकर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है या फिर आयन में चेंज हो जाता है। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं एंड नॉन मेटल्स जैसा कि हैलोजेंस होते हैं, तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी मेटल से लेकर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं एंड स्टेबल हो जाते हैं।
तो अब नॉन मेटल के केस में देखें क्लोरीन को, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्लोरीन बॉन्ड बना लेता है सोडियम से एंड सोडियम से वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो मेटल लूज़ देयर आउटर इलेक्ट्रॉन ईज़िली व्हाइल द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन ईज़िली। मेटल्स ईज़िली लूज़ कर देते हैं एंड नॉन मेटल ईज़िली गेन कर लेते हैं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखें तो उसके साथ एग्ज़ाम्पल ज़रूर कोट करें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। Why do lower molecular mass covalent compound exist as gas or low boiling liquid? जो lower molecular mass compounds होते हैं ये gases और low boiling liquid में क्यों exist करते हैं? तो ऐसा होता है कि ये मॉलिक्यूल्स नेचुरल होते हैं यानी इनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। So because they have weak intermolecular forces of attraction, so little energy is needed to separate their molecules. बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है give one example of an element which exists as in crystalline solid in a covalent bond between its atoms. ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करता है एंड उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? अच्छा, तो ये एलिमेंट है डायमंड। डायमंड के अंदर क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन विद कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होती है। अच्छा, डायमंड के केस में क्या होता है कि कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 4 अदर एलिमेंट एंड एज अ रिजल्ट अ चेंज नेटवर्क क्रिस्टल होता है डायमंड का। सो डायमंड में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है डायमंड एंड इसके ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे एटम्स के साथ। सो करेक्ट आंसर इज डायमंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम malleable एंड डक्टाइल? कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जो उन्हें malleable एंड डक्टाइल बनाती है? तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि लेयर्स होती हैं मेटालिक बॉन्डिंग विद मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के दरमियान होती है मेटालिक बॉन्डिंग एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहीं भी मूव कर लेते हैं। सो लेयर ऑफ मेटल आयंस कैन slide without breaking the bond because of the electron speed and adjust malleability and ductility. मेटल्स के केस में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं पे भी मूव कर जाते हैं। तो जो लेयर्स होती हैं मेटल्स के अंदर ये भी मूव होती हैं, स्लाइड होती हैं विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक किए बगैर ये लेयर्स जो हैं ये मूव करती हैं। इस वजह से मेटल्स malleable एंड डक्टाइल होते हैं। The presence of metallic bond where free electrons allow atom to slide over each other make atom malleable and ductile. तो ये प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स को malleable and ductile बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is coordinate covalent bond is a strong bond? So yes, it's as strong as normal covalent bond once formed. ऐसा coordinate covalent bond एक strong bond होता है। इसका आंसर है yes, ये एक strong bond होता है। नॉर्मल जैसा कि एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये उसके जैसा ही एक बॉन्ड होता है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता था कि शेयरिंग होती थी, यानी कि 2 एलिमेंट्स के दरमियान अगर ये बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एलिमेंट्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक-एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि अ, दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही एटम डोनेट करता है। एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता है, दैट्स व्हाई ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा-सा डिफरेंट होता है एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट में राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो क्या है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। तो ऐसे है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ही शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर दूसरे ऑक्सीजन के साथ देखा जाए तो बाकी जो बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है ये इसमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है एंड एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड है एंड हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आयनिक एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बन रहे हैं। तो कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई HF इज लिक्विड व्हाइल HCl इज अ गैस? तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक लिक्विड क्यों है रूम टेम्परेचर पर जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गैस है? तो
ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। इनके दरमियान होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एक्चुअल केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि वीक डायपल डायपल मूवमेंट डायपल डायपल फोर्सेस होती हैं एंड स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में गिव अ मच हायर बॉइलिंग पॉइंट। सो HF इज अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर while HCl is a gas. So hydrogen fluoride forms strong hydrogen bonding between its molecules, while HCl give only weak van der Waals forces. So that's why HCl gas होता है and HF liquid होता है. Next question है, why covalent compounds are generally not soluble in water? कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल क्यों नहीं होते वाटर के अंदर? क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा पोलर होता है। वाटर इज़ वेरी पोलर। तो मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ये वीकली पोलर होते हैं। सो वीक नॉन पोलर और पोलर आपस में सॉल्युबल नहीं हो सकते। ये ऐसी एग्जांपल है जैसे आप वाटर और ऑयल को देख लें, तो वाटर पोलर है एंड ऑयल नॉन पोलर है, तो ये दोनों आपस में सॉल्युबल नहीं होती। सो वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्ट एंड सेपरेट देयर मॉलिक्यूल्स लाइक डिसॉल्व लाइक हैंस पोरली सॉल्युबल, यानी कि बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन वाटर and water is polar. So like dissolve like principle prevent them from dissolving. Like dissolve like को एक प्रिंसिपल को देखते हुए नॉन पोलर पोलर के साथ सॉल्युबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेटल कंडक्ट हीट? मेटल्स कैसे हीट को कंडक्ट करते हैं? अच्छा, मेटल के केस में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें फ्री मूविंग डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कहीं पर भी मूव करते हैं रैपिडली एंड कैरिंग काइनेटिक एनर्जी थ्रू द मेटल। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं पर भी मूव करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं काइनेटिक एनर्जी को क्विकली। एंड दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें लैटिस वाइब्रेशन होती है, यानी कि लैटिस वाइब्रेशन होती है। आल्सो पास एनर्जी फ्रॉम एटम टू एटम। द इलेक्ट्रॉन्स की मेक द मेटल एक्सीलेंट हीट कंडक्टर। इसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिसके रिजल्ट में मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाउ मेनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म? अच्छा, नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड्स बनाता है एंड फॉर्मूलाज क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन मोस्टली 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, यानी कि फर्स्ट वन इज नाइट्रस ऑक्साइड, यानी जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। सो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देन नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें सिंगल नाइट्रोजन एंड सिंगल ऑक्सीजन होता है। थर्ड वन इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। फोर्थ वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये 5 ऑक्साइड्स हैं जो मोस्टली नाइट्रोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है, what will happen if NaBr means sodium bromide is treated with AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर? अच्छा, अगर हम सोडियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाएं AgNO3 के साथ वाटर के अंदर, होता क्या है बेसिकली, एक वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं AgBr के, सिल्वर ब्रोमाइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं एंड सोडियम नाइट्रेट विल रिमेन डिसॉल्व इन वाटर। सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर एंड AgBr के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं वाइट कलर के। सो ये रिएक्शन शो करता है। व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड व्हाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस? अच्छा, आयोडीन सॉलिड क्यों होता है एंड क्लोरीन गैस क्यों होता है? सो बेसिकली होता क्या है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आर मच लार्जर विद मोर इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के केस में क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं क्लोरीन से। एंड ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस शो करते हैं, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है। सो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर एंड वीक फोर्सेस होती हैं क्लोरीन के केस में, तो वो गैस होती है एट द रूम टेम्परेचर। सो आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर लार्जर विद स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस, so they exist as a solid while chlorine has weaker forces, so that's why they exist as a gas। में हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को और अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एक मेटल है, एक कोई दूसरा एलिमेंट है, नॉन मेटल है, तो एक मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली एक दूसरे नॉन मेटल को दे दिया। जिसकी एग्जांपल में क्या है कि सोडियम एक मेटल है एंड सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए। तो अब क्या हुआ कि सोडियम ने कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को। सो सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है।
ये होता है आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड को अगर देखें तो कोवलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है कि शेयरिंग होती है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी कि सेम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है कि शेयरिंग होती है, यानी कि दोनों एटम अपने एक-एक इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, यानी कि शेयरिंग करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड फाउंड व्हेन 2 एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल। अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल ले देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे हाइड्रोजन का शेयर करता है तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये शेयरिंग करते हैं। क्लोरीन के केस में भी क्या होता है, क्लोरीन को जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। तो उन 7 में से अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो ये किसी दूसरे के साथ शेयरिंग करता है, दूसरे क्लोरीन के साथ, और वो इसको 8वां इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो अपने आउटर शेल को ड्यूप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए शेयरिंग होती है, या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड स्टेबल होने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्फ फ्रॉम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अच्छा, आयन सोडियम क्लोराइड के केस में किस तरह से अरेंज होते हैं। अच्छा, सोडियम क्लोराइड क्या जो क्रिस्टल है, ये एक फेस सेंट्रेड क्यूबिक लैटिस है। फेस सेंट्रेड क्यूबिक लैटिस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सोडियम के जो आयंस होते हैं, ये सोडियम के आयंस को 6 क्लोराइड आयंस जो है वो सराउंड करते हैं एट द इक्वल डिस्टेंस। 6 क्लोराइड आयंस सराउंड करते हैं सोडियम को at the equal distance, and each chloride is surrounded by 6 sodium. So coordination number is 6:6. So the 3D repeating pattern make the crystal stronger and brittle. तो ये जो 3D पैटर्न होता है ये क्रिस्टल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रिटल भी बनाता है। each sodium is surrounded by 6 chloride ions. जो सोडियम है, हर एक सोडियम उसको 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया हुआ है, एंड हर एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम ने सराउंड किया हुआ है। तो ये क्या होगा, ये क्यूबिक अरेंजमेंट होगी। फेस सेंट्रिड क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट होती है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स अरेंज्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कीप इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मेटल्स मेलेबल होते हैं, टेक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन मेटालिक लैटिस। अच्छा, तो मेटल्स होते हैं, उनमें एक शाइन होती है, उनमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। मेटल में लस्टर होता है, शाइन होती है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मलाएबल होते हैं, एंड मेटल्स के अंदर जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से मेटल्स बैंड हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। ग्रेफाइट क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइज कार्बन इन फ्लैट हेक्सागोनल लेयर्स। सो हर एक कार्बन यूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिग्मा बॉन्ड्स, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड ओवर द शीट पाई सिस्टम। अच्छा, हर कार्बन क्या करता है, 3 अपने बॉन्ड यूज करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एंड जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो डिलोकलाइज होता है, वो बनाता है पाई बॉन्ड। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग लेयर्स एंड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बट मेनली पैरेलल टू द लेयर्स। ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अच्छा, each carbon in graphite bonded to the 3 atom, leaving free electron that move through layers conduct electricity. Next, last question है, uh, why are metals usually hard and heavy। metals hard and heavy क्यों होते हैं, क्योंकि metals में आते हैं metallic bond and closely packed arrangement of atom। अच्छा, metal के केस में क्या होता है कि बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होता है, यानी कि मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, और क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें वो स्पेस नहीं होती। सो हैवी भी होते हैं, हाई डेंसिटी होती है फ्रॉम द क्लोज पैक एंड फॉर्म मैनी मेटल्स रिलेटिवली लार्ज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी लार्ज होता है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होती है, एंड स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से मेटल्स यूजुअली हार्ड एंड हैवी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे।
तब तक आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें एंड कोई भी आपको इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।